नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत की ओर से 15 साल में अखंड भारत बनाने की बात पर अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं, 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है। वीर सावरकर बाला साहब ठाकरे का ये सपना था, तो सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। राउत ने आगे कहा कि अखंड भारत बनाने के लिए सबसे पहले पीओके को भारत से जोड़िए, फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी भारत से जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले जहां भी भारत की सीमाएं हुआ करती थीं उसे भी जोड़िए, श्रीलंका को भी जोड़िए और फिर एक महासत्ता बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। वहीं इससे पहले बुधवार को संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुत्व के बारे में हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, ये शिवसेना के रगों में बहता है। जब जब हिंदुत्व पर हमला हुआ है तो उस समय बीजेपी सामने नहीं थी, हम थे, बाला साहब ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे थे। बता दें कि बीजेपी लगातार शिवसेना पर भी हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाती रही है, जिसके जवाब में संजय राउत की ओर से बयान दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने इसी कड़ी में मोहन भागवत के भी अखंड भारत वाले बयान पर पलटवार किया। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, यह सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने कहा कि वैसे तो संतों की ओर से ज्योतिष के अनुसार 20 से 25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर इस कार्य की गति बढ़ाएंगे तो 10 से 15 साल में अखंड भारत बन ही जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जो इसके रास्ते में आएंगे वह मिट जाएंगे। गौरतलब है कि इस समय देश में धर्म की राजनीति चरम पर है। जहां अभी कुछ समय पहले ही देश के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हुई है, तो वहीं दो विशेष समुदाय की ओर से बयानबाजी का दौर भी जारी है। और इसी कड़ी में मोहन भागवत का अखंड भारत वाला ये बयान और उस पर संजय राउत की प्रतिक्रिया भी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति पर पलटवार करते हुए दिखाई दे रही है। 15 सालों में नहीं, आप 15 दिन में कर लीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो कश्मीरी पंडित है, उनकी जो कश्मीर की फाइल जो अब वापस खुली एक पर्दे के ऊपर, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, वो कर लीजिए। और आपका जो इरादा है अखंड हिंदुस्तान का, हम उनको ज़रूर समर्थन करेंगे। और इस देश के सभी राजनीतिक दल, चाहे आपके वैचारिक दृष्टि आपके विरोधी हो, वो भी आपको समर्थन करेंगे। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है, सब कुछ देखता है। लेकिन वीर सावरकर का ये सपना था, बाला साहब ठाकरे जी का सपना था, तो सबसे पहले वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। थके हुए नेतृत्व ने सत्ता पाने की जल्दी में भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया था। वह पाप था। और अब जैसे जैसे भारत शक्तिशाली हो रहा है, भारत सामर्थ्यवान हो रहा है, तो वह समय अब निकट आ रहा है जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जनता ये सोचेगी कि देशों को बांट के हमें कष्ट ही मिला है, युद्ध ही मिला है, और इसलिए क्यों ना हम फिर एक हो जाएं। वह एकता राम मनोहर लोहिया के स्वप्न की जैसी महासंघ के रूप में होगी, या जैसे यूरोप के देश कुछ मामलों में एक हो गए ऐसी होगी, या उससे गहरी होगी, यह आने वाला समय बताएगा। पर इस पूरे क्षेत्र में शांति के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए
यह आवश्यक है कि भारत के सभी क्षेत्र के लोगों में, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, और कल को हो सकता है कि म्यांमार की जनता को भी लगे कि हम भारत के साथ मिल के चलें, तो ऐसा भारत होना संभव है। और जो 15 वर्ष का उन्होंने समय दिया है वह भी विचारपूर्वक दिया है। जैसे जर्मनी एक हुए जो असंभव माना जाता था, जैसे कोरिया एक हुए, ऐसा भारत भी पुनः एक होगा, ऐसा मुझे यथार्थ में लगता है। मैं उनके बयान से सहमत हूँ। 15 साल में 8 साल में क्या उखाड़ लिए? 8 साल में क्या करें? 15 साल में क्या करेंगे? 15 लाख नहीं आए, 15 साल की बात कर रहे हैं, और कौन सा अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इस तरह से बात करने से उनको ये समझना चाहिए कि अखंड भारत का मतलब पूरा अफगानिस्तान, पूरा श्रीलंका, पूरा बांग्लादेश, फिर आपका जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, जो चीन के पास है। मैं मोहन भागवत साहब को ये बोलना चाहूँगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। हमारी फौज उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती और आप अखंड भारत की बात करते हैं। 15 साल क्यों कर रहे हो भाई? 8 साल में। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव सालगांवकर, राजनीतिक विश्लेषक, भरत प्रजापति, प्रवक्ता कांग्रेस, राधेश्याम उपाध्याय, बीजेपी नेता। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले राधेश्याम जी आपके पास आएंगे। जिस तरह अखंड भारत बनाने की बात चल रही है, लेकिन अगर रोजा खोलती बहन का आंचल फाड़ा जा रहा है और अगर राम का नारा लगाते भाई का सर फाड़ा जा रहा है, तो कैसे अखंड भारत बनता हुआ देखेंगे? राधेश्याम जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए मैं भरत प्रजापति के पास आऊंगा। भरत जी, कैसे अखंड भारत बनेगा बताइए, अगर इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे देश में? हाँ, नमस्ते हमारे सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को जी। हाँ, देखिए सबसे पहली चीज इसमें ये होती है कि आप अखंड भारत का सपना देखने से पहले अपने देश के अंदर ही लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हो, उस चीज के ऊपर आपको एक नजर रखनी चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने कल बयान दिया है मोहन भागवत ने कि हम 25 साल में अखंड भारत बना सकते हैं, तो अच्छी बात है ना। लेकिन जैसे संजय राउत जी ने बयान दिया है, तो उनका मैं बयान का समर्थन करता हूँ कि आज पुराने जमाने की जितनी कहावतें हैं वो मॉडिफाई हो रही है। जैसे सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ज्यादा सब्र रखने से फल में आजकल कीड़े पड़ जाते हैं। तो वैसे ही मोहन भागवत का वो बयान है। तो संजय राउत जी ने परफेक्ट कहा है कि भाई अगर आपको करना है तो पूरा देश आपके साथ है। आप 15 साल का समय क्यों मांग रहे हो? आप आइए, आप 15 दिन ले लीजिए, महीना ले लीजिए, 1.5 महीना ले लीजिए। आप 15 साल का समय क्यों मांग रहे हो? पूरा देश आपके साथ है। जो अखंड भारत था, जहां तक उसको अगर आप साथ में लाना चाहते हो, अफगानिस्तान जैसे देश को, इंडोनेशिया को, पाकिस्तान को, दक्षिण वियतनाम को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, थाईलैंड को, मलेशिया को, कंबोडिया को, तो ये सब भी तो अखंड भारत के हिस्सा रहे हैं पहले। तो आप किसने रोका है? आप लाइए, बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल है कि भाई आप ये सब चीजों पे जो काम कर रहे हो, तो देश के अंदर आप लोगों से क्यों इतनी उम्मीदें रख रहे हो? आपने बयान में ये कह दिया कि ये 25 साल का समय हमें चाहिए, लेकिन जनता साथ देगी तो हम 10-15 साल में कर लेंगे। अरे भाई, जनता तो आपको 15 दिन का साथ 15 दिन में बोल रही है कि आप कर लो हमारे साथ, फिर आप जनता से 15 साल का समय क्यों मांग रहे हो? इस बयान को आप पकड़िए कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण करने के लिए ये काम किया जाता है। इनका अखंड भारत से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनका अखंड भारत से लेना देना होता तो ये अंग्रेजों की पैरवी नहीं करते। ये तो चाहते थे कि हमारे देश पर अंग्रेज अभी भी राज करें। तो ये इस तरह का बयान देकर ये अपने आप में, जिससे बीजेपी को पूरे 100% फायदा पहुंचाने का काम करने की बात कर रहे हैं,
और रही बात, इनके पहले भी काफी बयान आ चुके हैं। जैसे जैसे इनके लोग कहते थे कि जो मोहन भागवत का ही बयान था 2021 का, कि जो कहता है कि मुसलमान इस देश में नहीं रहेगा वो हिंदुत्व का विरोधी है, ये मोहन भागवत का बयान था। और आज वही चीज को अगर उनसे पूछ लिया जाए तो अलग हो जाता है। यही मोहन भागवत है जो पहले कहते थे कि गाय एक हमारा पवित्र जानवर है, लेकिन उसको असमझ में किसी को मार देना वो एक हिंदू का नियम, हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के रीति रिवाज में नहीं हो सकता। यही मोहन भागवत है। और अखलाक का, जब इस तरह से अखलाक का पहलू खान के हत्या में हमने देखा इन्होंने क्या क्या बयान दिए थे। तो इनका एक ही नियम है कि सिर्फ देश को बांटो और लोगों को बांटो और धर्म की राजनीति कर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हाथ में सत्ता देकर, कुछ लोगों के हाथ में धन देकर देश को चलाया जाए और बाकी सब कीड़े मकोड़े के तरह रेंगते रहे नीचे। इनका यही नियम है कि 4-5 लोग ही देश को चलाएंगे और बाकी सब इनके जो गुरु गोलवालकर थे, इनके बुक में लिखा हुआ है ये कि पूरे देश का जितना भी धन होता है या आर्थिक संपत्ति होती है वो 5-6 पूंजीपतियों के हाथ में देकर 2-4 लोग मिलकर देश को चलाया जाए और बाकी को नीचे रेंगते हुए छोड़ दिया जाए। ये आज एजुकेशन की नियम तो देखिए आप, ठीक है, मैं देखी होगी। मैं लूंगा आपसे, अभी जवाब लूंगा आपसे। राधेश्याम उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, राधेश्याम जी को आवाज नहीं आ रही है। संजीव सालगांवकर जी। हाँ, नमस्ते संजीव जी, ये कैसे अखंड भारत बन रहा है कि चारों तरफ देखिए कहीं घरों में आग लगी हुई है, कहीं बुलडोजर चला हुआ है, और ये जो चेहरे खरगोन और करौली के चेहरे इस तरह दिखते हैं, क्या लगता है अखंड भारत कैसे बनेगा? बनना चाहिए, ये तो सपना है, सबका सपना होना चाहिए। और अखंड भारत का सपना अखंड मन से देखना चाहिए। और अखंड मन के लिए जो कुछ ये धार्मिकता का कुछ हिस्सा लेके हम अगर बातचीत करें तो वो हो नहीं सकता। यानी अभी कोई किसी ने बताया गाय वगैरह, ये तफसील से लेकर हम अगर उसमें बातचीत करें और वो तफसील लेकर हम काम करें तो अखंड नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा देश जो है मानसिकता से अखंड होना चाहिए। बाकी भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब देश कब एक वो तो भूभाग का भाग है और उस परिस्थिति जो है वो एक हो नहीं सकती है, हमको मालूम है। लेकिन आज जो पूरा हिंदुस्तान है अखंड होना चाहिए, वो मानसिकता की तौर से अखंड होना चाहिए। कौन और जो अलग अलग मजहब है, जात पात जो कुछ भी है वो पूरे भारतीय है, ये तो हम पहले कबूल करें या नहीं करने वाले। और अगर हम पूरे भारतीय है तो संजीव सालगांवकर जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर आपसे जवाब लेंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। संजीव सालगांवकर जी, आप कह रहे थे देखिए मानसिकता में अगर एक नहीं होंगे तो कैसे अखंड भारत बनेगा। जो वर्तमान हालात है उसमें कैसे सोच सकते हैं इस बात को कि हम और व्यापक होंगे? अभी तो हम और संकीर्ण होते जा रहे हैं। होते जा रहे हैं, ये कर दिए जा रहे हैं। हम नहीं हो जाए, जो हिंदुत्व है या कौन सा भी मजहब है उसका वो सनातन है, उसकी परंपरा से चलता हुआ आ रहा है। तब तो वो नहीं था और आज है, इसका ही ध्यान हमें रखना चाहिए। और अगर आज की बात जो करे हिंदू जागता नहीं, ये जो लाइन है मोहन भागवत जी की, तो जागता नहीं, वो सजग कब और कैसा होना चाहिए, इनकी गाइडलाइंस तो वही तो सब मजहब के लिए जो लागू होती है, जो बहुत खुलासेवार करनी चाहिए। और इसीलिए अगर मन से हम भारतीय है कि नहीं, यही तो बात है, यही तो पहला अखंड भारत यानी अखंड मन से भारत की बात कर रहे हैं नहीं हम। अगर हमारे मन में ही खंडत्व है तो हम अखंड भारत की बात कैसे करें? ठीक बात है। तो अखंड मन से भारत होना चाहिए। तो ये बहुत से जो तफसील आप दे रहे हैं वो हो ही नहीं सकते ना उसमें, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कपड़े कौन से, ये तो बहुत तफसील की बहुत छोटी बात है। मुझे ऐसा लगता है मन से अगर हम एक नहीं है, अखंड नहीं है, तो अखंड भारत की बात कैसी कर सकते हैं हम? ठीक है। तो हाँ बिल्कुल।
राधेश्याम उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है आवाज। आ राधेश्याम जी, अगर रोजा खोलती हुई किसी बहन का आंचल फट रहा है और कोई झंडा लेकर अगर अपनी रामनवमी पर जुलूस निकाल रहा है तो उसका सर फट रहा है, मन टूटे हुए हैं, दिल टूटे हुए हैं, कैसे अखंड भारत बनेगा? देखिए, ये सैकड़ों वर्षों की बिगड़ी हुई व्यवस्था है, तो सुधरने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये निश्चित है कि भारत अखंड बनेगा। और 2014 के बाद जिस रास्ते पे भारत चला है, इसी रास्ते पे चलते हुए भारत अखंड बनेगा। लेकिन संजय राउत तो कह रहे हैं 15 दिन में बना दीजिए। आप 15 साल क्यों लगा रहे हैं? खुली छूट है आपको, विपक्ष भी साथ है, सब लोग साथ हैं। नहीं, 15 दिन में विचार किसी के दिमाग में प्रविष्ट करने में कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं है कि समय की बंदिश से विचार प्रविष्ट हो जाए। अभी जो देश में जो भारतीय संस्कृति का विचार है, उसको ही आगे बढ़ाया जा रहा है। झूठे बहाने बनाकर, गंगा जमुनी तहजीब दिखाकर, निशाना कहीं और तीर कहीं, कहें कुछ और करें कुछ, इस प्रकार की बातें नहीं हो रही हैं देश में। देश सच्चाई के साथ चल रहा है और अखंड भारत बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भरपूर प्रयास हैं। और इसका ताजा उदाहरण अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। और यही चीज पूरे देश में चरितार्थ होगी। जिन लोगों ने सनातनी संस्कृति और भारतीय संस्कृति को छिन्न विच्छिन्न करने के लिए जो कार्य किया था, ये लोग अब जनता से और भारत के लोगों से मनते निकलते जा रहे हैं। और जो भारतीय, चाहे वो आज का पढ़ा लिखा नौजवान, लैपटॉप पे काम करने वाला नौजवान है या आईटी में काम करने वाला नौजवान है, लेकिन वो भारतीय संस्कृति, सनातनी परंपरा को पहचान रहा है, समझने लग गया है, जिसको बहुत कई वर्षों के कालखंड में भुला दिया था। तो ये परंपरा आगे चल रही है और भारत अखंड बनेगा। भारत प्रजापति जी, देखिए, अखंड भारत की व्याख्या आपने सुन ली। भारत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, बीजेपी ने जो अखंड भारत की व्याख्या बताई है सुन लिया होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, थोड़ा 2 लाइन तो ठीक है। कह रहे हैं कि बड़े सांस्कृतिक विचार देना होगा, बड़े आराम से होगा, जल्दबाजी में नहीं होगा, यानी कि लंबा समय चाहिए, बहुत ज्यादा, 15 साल 20 साल। नहीं, ठीक है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि मोहन भागवत का एक बयान आपने शायद उसमें सुना नहीं कि एक अखंड भारत बनने के लिए कम से कम 25 से 30 साल लगेंगे, लेकिन भारत की जनता अगर साथ देगी तो 10 से 15 साल हो जाएगा। तो मैं यही इनसे पूछूंगा कि भारत की जनता से आपको क्या साथ चाहिए, कौन सा साथ चाहिए, आप बताइए ना। खुलकर बोलिए कि हमको जनता से ये साथ चाहिए, तो आपको हर तरह से वो मिलेगा ना। वो साथ तो आप बताइए। कहीं ना कहीं उसी मुद्दे के अंदर हर चीज छुपी है इनकी, कि आप किस लेवल का जनता से साथ मांग रहे, सहयोग मांग रहे अखंड भारत के लिए। मेरी भी इच्छा है, मैं भी बहुत खुश होता हूँ अखंड भारत की बात आती है तो। क्यों नहीं, हर देश का नागरिक भारतीय है और हर देशवासी खुश हो जाएगा अखंड भारत के लिए, क्यों नहीं होगा। लेकिन आप पहले अंदर ही आपसी भाईचारे को तो निभाइए। आप जहां पर देखते हो एक पत्रकार सुरक्षित नहीं होता, एक हमारी बहन सुरक्षित नहीं होती, हमारा कोई भाई सुरक्षित नहीं होता, हमारा कोई छात्र सुरक्षित नहीं होता, हमारा कोई किसान सुरक्षित नहीं होता। किसान और छात्रों पे तो आप लोग की पुलिस लाठियां चलाती है, तो आप उन लोग से साथ किस तरह से मांगोगे कि भाई अखंड भारत के लिए आप साथ दो, जिसको आप खुद मार रहे हो। तो आप किस लेवल का साथ चाहते हो भी बताइए, और आप उनसे साथ किस तरह का चाहते हो भी बताइए, और आपका साथ क्यों देगा जब आप उन पर ही अत्याचार कर रहे हो। इतने किसानों पे अत्याचार किया आपने, इतने छात्राओं पे अत्याचार किया, इतने लोगों को आपने बेरोजगारी पे, आत्महत्या
करने पे मजबूर किया। इतने लोगों को आपने कोरोना काल में गंगा नदी में लाशें बह गई, जिसके आप बोल रहे हो हमारे पास कोई नोटिस पे आंकड़े नहीं है। तो इस तरह पे आप लेके जा रहे हो देश को, और इस तरह करके आप अखंड भारत की बात करोगे। जहां पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, तो माननीय योगी जी को आप पूछिए और जरा पता करिए कि वहां के जो मध्याह्न भोजन मिड डे मील चलता था, वहां पर काफी जगह पे छिपकलियां मिल गई थी बच्चों को खाने में। आप क्या बोलोगे, नमक और रोटी खाते हुए बच्चे मिलेंगे? तो आप इस तरह का अखंड भारत चाहते हो जहां बच्चे नमक और रोटी खाए? आप इस तरह का भारत चाहते हो जहां पर पत्रकारों को आप निवस्त्र कर सामने खड़ा कर दो, कोतवाली के सामने? इस तरह का भारत चाहते हो? बिल्कुल। तो इनको डिसाइड करना पड़ेगा, पहले इनको सोचना पड़ेगा कि हमको किस लेवल का अखंड भारत चाहिए। आप विस्तारवाद से अखंड भारत की बात करते हो, तो मैं तो बोलूंगा आप चाइना से पहला संपर्क करिए। आप चाइना पे पहला अटैक करिए, जो लेह लद्दाख तक बीच तक आ गया है, आप उसकी बात करिए। तो आप अखंड भारत की बात करोगे, पहले जो हमारा है उसको तो जाने से बचाइए, पहले उसको तो बचाइए। ठीक है, आप उस पर कुछ बोलते नहीं हो और आप आ जाते हो अखंड भारत की बात। आप चाइना का, मोहन भागवत के बयान में चाइना क्यों नहीं आता है? मैं इनसे पूछता हूँ, चाइना का नाम क्यों नहीं लेते हो? क्यों चाइना हमारे जमीन में नहीं आया था? क्यों चाइना ने हमारे सैनिकों को नहीं मारा था? हमारे सैनिकों के साथ में अत्याचार नहीं किया था? तो आप उस पर क्यों नहीं बोलते हो? प्रधानमंत्री भी बिना नाम लिए जाकर वहां पर सैनिक के यूनिफॉर्म में जाकर पहनकर बोलते हैं विस्तारवाद वाले को जवाब दिया जाएगा। अरे भाई आप खुल के बोलिए, ये विस्तारवाद चाइना है, क्यों आप नाम नहीं लेते हो चाइना का? भरत जी मैं आऊंगा आप पास। संजीव जी देखिए, जिससे हम S-400 ले रहे हैं वो रूस यूक्रेन पर कायराना हरकत करके 2 महीने से तो यूक्रेन को ले नहीं पा रहा है, और हम उसके पीछे खड़े हो रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हम अखंड भारत बना लेंगे। कैलाश मानसरोवर ले नहीं पा रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान जा नहीं पा रहे हैं, तो कैसे अखंड भारत बना लेंगे? जब तक हम नहीं जागते तब तक ये कोई नहीं होने वाला। हिंदू यानी देश के पूरे नागरिक जब तक नहीं जागते तब तक ये नहीं होने वाला। ये तो पूरा क्लियर बात है। और जब हम जागेंगे तभी ये हो सकता है। और इसके लिए टाइम जो दिया है तो 15 बरस कर दिया है, तो हम जागेंगे कैसे इस हालात में? ये सबसे अच्छा यानी सबसे अहम मुद्दा है कि हम जानना चाहिए। अगर हम सोने का सो रहे हैं या सोने का एक्टिंग कर रहे हैं, ये सबसे अहम बात है। अखंड भारत ये हमारा सपना है। अगर हम सोए हुए हैं तो जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब जरा मुझे बता दीजिए। भरत प्रजापति भी पूछ रहे हैं कि लोग साथ दें, तो लोगों को क्या करना है, जरा बता दीजिए मुझे। लोगों को क्या करना है कि जो कुछ हमारा धर्म है, सनातन धर्म सब लोगों का, उसे हिसाब से चलना चाहिए ना। जो आप पहले बता रहे ये हो रहा है वो हो रहा है, वो नहीं हो सकता अगर हम धर्म से चलेंगे। सब धर्म के लोगों उनके धर्म के अनुसार चले तो ये नहीं हो सकता। ऐसे मजहब में ऐसा दिखाई नहीं, लेकिन हम वो न करके सब कुछ जो कर रहे हैं उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। और हम वो सोई या निगृष्ट अवस्था में ऐसे कर रहे हैं, वो कुछ जाग कर नहीं कर रहे हैं। हम बलात्कार कर रहे हैं, वो जाग कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। हम अंधता से ये सब जो कुछ चीजें है वो कर रहे हैं, इससे हमें बाहर होना पड़े। हमारा धर्म हम बहुत सटीकता से आचरण में लाना होगा। जब ने संता धर्म वो कौन सा भी धर्म है ये नहीं बताता कि बुरा बर्ताव कीजिए, लेकिन हम वो कर रहे हैं और उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम सोए हुए हैं, हम हमारे धर्म से नहीं चल रहे, यही मुझे बताना है। राधेश्याम उपाध्याय जी, ये जवाब मैं आपसे लूंगा कि क्या पूरा देश भाजपा कार्यकर्ता बन जाए तो अखंड भारत बन जाएगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। राधेश्याम उपाध्याय जी, क्या पूरा देश भाजपा कार्यकर्ता बन जाए, ये जागने का मतलब क्या है? देखिए चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपके चैनल के माध्यम से और बैस में जो पधारे हुए मेहमानों को और पूरे देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि बात ये नहीं है कि राजनीतिक रूप से पूरे देश के लोग भाजपा कार्यकर्ता बन जाएं।
बात यह है कि जो हमारी हिंदू सनातनी परंपरा है उसको अपने आचरण में, अपने विचार में पूरी तरह से उतारना पड़ेगा। जैसे और जब जेएनयू में मास्क पर विवाद हुआ ऐसे, जैसे रामनवमी पर झगड़ा हो रहा है ऐसे। देखिए, अब आपको मैं क्या बताऊं, राजस्थान के करौली में जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उस पर छुपकर दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरों से और विभिन्न प्रकार के हथियारों से लोगों पर आक्रमण किया, जिसको न खुफिया पुलिस को पता चल पाया, न किसी को पता चल पाया। तो जब तक इस तरह का विचार मन में रहेगा, आचरण रहेगा, तब तक देश के लिए संकट है, इसको दूर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब देश में 36 कौम एक साथ नहीं रह पाएंगी? 36 कौम तो एक साथ रह पाएंगी, लेकिन अभी कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार से बरगलाने का कार्य करते हैं। राजस्थान में जब नवरात्रि शुरू हुए, रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई, तब प्रदेश की कांग्रेस सरकार कोई आदेश नहीं निकालती है कि आपको बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। जब रमजान शुरू होते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री विधिवत आदेश निकालते हैं कि रमजान शुरू होने जा रहा है, आपको विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। तो इस अंतर को आप क्या कहेंगे? भारत प्रजापति जी, देखिए सवाल उठाया गया, वाकई में ये दोहरा मापदंड ही कहीं ना कहीं देश को गलत मार्ग पर ले जा रहा है कि अगर राजस्थान में इस तरह का आदेश निकल रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खरगोन में जो हो रहा है वो भी गलत है, करौली में जो हो रहा है वो भी गलत है। अगर कहीं ना कहीं दोनों समुदाय भिड़ रहे हैं, अगर कहीं भाई से भाई का बैर हो रहा है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेदार है इसके लिए। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं अगर ये जो भाई साहब बता रहे हैं तो उनको गुजरात में भी देख लेना चाहिए कि गुजरात में भी क्या बोलेंगे आप ना। नवरात्रि तो सबसे बड़ा पर्व गुजरात का त्योहार माना जाता है और वहां पर बहुत अच्छे से होता है, और रामनवमी का जुलूस भी आपने निकाला, जो नवरात्रि का इतना बड़ा पर्व में कुछ नहीं होता था, लेकिन आपके रामनवमी के शोभा यात्रा में वहां पत्थर चल गए। जहां तक मुझे लगता है सब प्रायोजित था और ये पूरे देश में एक नेशनल इश्यू बनाने के लिए पूरा एक प्रायोजित काम किया गया था। इस हिसाब से पूरे लोगों को इसमें लगाया गया था। करौली में भी जिस तरह से देख रहे उतना कुछ है नहीं, लेकिन इनके पूरे बीजेपी के जो साउथ के सूर्या, इनके क्या कुछ है युवा मोर्चा के अध्यक्ष, वो भी वहां पहुंच जाते हैं। इनके बीजेपी के जो राजस्थान से जिनका कोई, जबकि वसुंधरा राजे जी वहां क्यों नहीं जाती है? जब वहां से साउथ से वो अपने टीम को लेके वहां से वो तेजस्वी सूर्या आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों पे सवाल उठते हैं। ये सब चीजों पे सवाल उठते हैं कि आप इसको एक नेशनल इश्यू बनाना चाहते हो, लेकिन वो और ये सब पहले से आप प्रायोजित है। एक सवाल कांग्रेस करौली का होकर आई है, एक सवाल पूछा जा रहा है, करौली आप सरकार है कांग्रेस की, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं वो बीजेपी से कि आप रमजान के लिए आदेश निकाल देते हैं, 2 दिन पहले सीएलजी की मीटिंग होती है करौली में, इसके बाद भी पथराव हो जाता है, तो सभी पक्षों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, क्यों नहीं हो पाया ऐसा? चलिए, आप बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कहीं कर लिया हो आयोजित और कहीं कर लिया हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, वहां आपको कर लेना चाहिए था, समझना चाहिए था इंटेलिजेंस को। नहीं, आप बताइए उस घटना को लेकर राजस्थान सरकार कितनी चिंतित है, कितना उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाला है, कितने लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, कितने लोगों पे कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया, कितने लोगों पे की जा रही है। तो इनके बीजेपी के शासन राज्यों में तो बताइए ना, गुजरात में कहाँ हुआ, और आप बताइए यहाँ आपके मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ, बताइए ना। ये खाली बोलेंगे कि कांग्रेस के नाम पर ना इनकी दुकान चलती है, ऐसा मुझे लगता है कि बस कांग्रेस को कोसते रहो और लोगों के मन में धार्मिक भावनाएं भड़का कर ये वोट बैंक की राजनीति करो और पोलराइजेशन करो। लेकिन आज अखंड भारत की अगर बात करते हैं और हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म के अंदर भी कम से कम हजारों में
पंथ चलते हैं वो सबके पूजा के नियम अलग अलग है। आप सबको एक तराजू पे कैसे लाओगे, एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाओगे? अगर आप बात करते हो, मोहन भागवत ने कल ही कहा मोहन भागवत ने कि मुसलमानों की पूजा की रीत बदल गई है खाली, बाकी वो तो हमारे ही भाई है। तो मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ पूजा बदलवानी है तो कहिए ना खुलकर कि सब मुसलमान भाई आरती करना चालू कर दो कल से। आप हमारे ही भाई हो, आप हमारे पूर्वज हो, और आपके खून में हमारे भारतीय का ही डीएनए है, ये भी कहा है उन्होंने। तो आप कहिए खुले मन से कि सब पूजा आपने खाली, आप हमारे भाई हो और आपने पूजा के नियम बदल दिए, तो आप वो पूजा वापस इस तरह से करना चालू कर दो। कहिए ना, आप क्यों नहीं कर पाते हो? और आप एक तरफ ये कहते हो कि हमें जनता का सहयोग चाहिए, तो खुलकर कहिए ना कि हमें सिर्फ हिंदुओं का, और जो 80% आबादी है जिसको हमें गुमराह कर वोट बैंक की राजनीति करना, और आप हमें वोट दीजिए और हम सत्ता में रहकर मलाई और सब कुछ, हमारे बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे को संस्कृत हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश में हम एमबीबीएस जैसा मेडिकल का सबसे बड़ा कोर्स वो भी हम हिंदी में कर देंगे। हम हर स्टेट के अंदर लैंग्वेज, हर स्टेट लैंग्वेज में लेके आएंगे, तो और हमारे बच्चे को हम पढ़ने विदेश में भेजेंगे। खुले मन से कहिए ना ये सब चीजें। आप मन के, जैसे भाई ने अभी बीच में अच्छा कहा कि आपका मन साफ होना चाहिए कोई भी चीज के लिए। इनका मन साफ नहीं है। अगर मन साफ होता तो ये सब चीजें पहले से होती। इनके, अगर मैं बात करूं हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो इनके कितने बयान अगर गिना दूं, एक भी जमीन के ऊपर नहीं है उनका बयान। जब सत्ता में नहीं थे तब वो महंगाई के मुद्दे पर बात करते थे, पेट्रोल डीजल पे आते थे और कहते थे सरकार को थोड़ी सी भी शर्म है तो वापस ले लो। आज यही बयान में अगर उनसे पूछ लूं तो अलग बात बोलेंगे। आज यही लोग कहते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल से थोड़ी देश चलता है। आप धर्म की बात करो, आप हिंदू की बात करो, आप हिंदू नहीं हो। अगर आप पेट्रोल के खिलाफ बोल दिए, डीजल के खिलाफ बोल दिए, महंगाई के खिलाफ बोल दिए, मैं तो जवाब आप ले लेता देशद्रोही हो। भरत जी, मैं जवाब ले नियम है इनके। भरत जी जवाब ले लेता हूँ। राधेश्याम उपाध्याय जी, देखिए 50 सवाल कर दिए उन्होंने आपसे। वो कह रहे हैं खुले मन से कहिए ना, आप सब संस्कृत पढ़ नहीं रहे हैं, आपके बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आप सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं जो 4 उंगली, अगर एक उंगली दूसरे की तरफ उठ रही है तो 4 उंगली खुद की तरफ भी उठ रही है। उनका भी खुले मन से जवाब देना होगा। देखिए, देश में संस्कृत भी पढ़ रहे हैं और बात अंग्रेजी सीखने की है, तो देश विदेश जाने के लिए अंग्रेजी भाषा की भी आवश्यकता है। उसको सीखने में कोई परहेज नहीं है। परहेज उर्दू सीखने में भी कुछ नहीं है, लेकिन परहेज उस चीज में है कि देश का आबादी का अनुपात एक जैसा नहीं चल रहा है। कैसा चल रहा है? आज आप देखिए कि एक समुदाय में आबादी का अनुपात 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, 16 64 हो रहा है, और एक तरफ 1 के 2, 1 के 1, 1 के 2, 1 के 1। वो देश को बनाने के लिए देश के विकास को भी सोच रहे हैं, देश की संस्कृति की भी सोच रहे हैं। एक तरफ ये उनको ये ज्ञान दिया जा रहा है कि केवल संख्या बढ़ाओ और मिशन आपका देश पर राज करना है। तो जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक समान अनुपात होगा नहीं। ठीक है। आज आरएसएस पूरे देश में, आरएसएस की लाखों शाखाएं पूरे देश में चल रही हैं, उसमें केवल भारतीय सनातनी संस्कृति का ही शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्कृति से बाहर का कोई विषय पाठ्यक्रम नहीं होता है। नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं जो भी बातें होती हैं वो सच्चाई से होती हैं। लेकिन आप ये तो खुले रूप से कह ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान से ही लड़ना है बीजेपी को। तो नहीं, मुसलमान को आज जहां भी कहीं अपराधियों की लिस्ट में नाम आता है तो आप देखिए देश के अंदर, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं, 90% मुसलमानों के नाम होते हैं अपराधियों में। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर देश कैसे, आप पूरे देश का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। तो फिर देश कैसे एक होगा अगर इस तरह का? नहीं, तो ये चीज दूर की जाएगी ना, ये चीज दूर की जाएगी। मैं ये कहता हूं अपराधी के कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, लेकिन देश के अंदर 90% जो देश के खिलाफ षड्यंत्र है उसमें मुसलमान पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? तभी तो ये है ना कि बीमारी का इलाज नहीं किया जा रहा है, लेकिन बीमारी को बढ़ाया जा रहा है। और
अगर इलाज हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नहीं, समाधान निकल इलाज, सकता है। अरे इलाज हो जाएगा। देखिए चंद्रशेखर त्रिशूल जी, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा 23 करोड़ की आबादी का राज्य है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दोबारा सरकार बना के ये सिद्ध कर दिया कि कानून व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए, बिना पक्षपात रहित कानून व्यवस्था थी। वो हिंदू के लिए भी हित की थी, मुसलमान के लिए भी हित की थी, पारसी के लिए भी हित की थी, सिख के लिए भी हित की थी, और हर उत्तर प्रदेश वासी और भारतवासी के लिए हित की। ठीक है। और उसी के ऊपर जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को मत देकर माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार वहां पे बनाई। ठीक है। संजीव जी, क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इतने सामर्थ्य है कि अखंड भारत बन सकता है? संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। संजीव जी, अखंड भारत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने सामर्थ्य है हमारे पास? क्योंकि अभी तो रूस ही नहीं जीत पाया यूक्रेन को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सामर्थ्य है, ये तो समय बताएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से हम वो पूरा कर सकते हैं, अखंड भारत कर सकते हैं। और ऐसा कौन सा देश है जो, यानी रूस नहीं कर सकता, अमेरिका भी नहीं कर सकता, तो हमें भी करने का प्रयास करना चाहिए, यही तो बात है। और ये हम अगर उस रेस में है तो हम हमारी पूरी ताकत लगानी चाहिए। और जो आज जिस तरह से अखंड भारत के लिए हमें काम करना चाहिए, उसके लिए ताकत लगाएंगे। वो पॉलिटिकल होगी, इकोनॉमिकल होगी, सोशल होगी, जो जिस प्रकार की ताकत हमें लगानी है वो लगानी ही होगी। क्योंकि आज कोई देश ऐसा नहीं है कि जो पूरी तरह से राज कर सके, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रूस से भी दिखाई दे रहा है। हमें भी अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए काम करना ही पड़ेगा, और वो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मन में अखंडता नहीं हो तो अखंड भारत कर सकते हैं। लेकिन भरत प्रजापति जी, परिप्रेक्ष्य समझना होगा कि परिप्रेक्ष्य किस स्तर पर है, विस्तारवाद है या फिर सांस्कृतिक है या फिर आखिर है क्या बीजेपी के मन में? देखिए ये क्या है, इनका नियम ही है। अभी देखो, एक भाई साहब अभी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में देखिए 23 करोड़ जनता थी, हमें मैंडेट दिया। ये 2014 में गुजरात मॉडल की बात करते थे। तो मैं आज भी इनसे कहूंगा कि आप क्यों गुजरात मॉडल पे बात नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि वो टोटल फेल मॉडल था आपका। अब आपने एक उत्तर प्रदेश को टारगेट करके आप पूरे भारत में एक मॉडल सेट फिर से करना चाहते हो कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर बीजेपी ने इस तरह का मैंडेट अर्जित किया और इस तरह की कानून व्यवस्था बनाई, जबकि वहां तो हमने काफी देखा कि मध्य प्रदेश में अभी ऐसे लोगों के घर भी गिरा दिए गए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने थे। तो इनको सोचना पड़ेगा कि हम अखंड भारत की बात कैसे करें। और उत्तर प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर आपके काम के नाम पे वोट मिल रहा था, आपके प्रधानमंत्री के साथ पे वोट मिल रहा था, तो भाई इतना जाकर प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, आपके योगी जी को इतनी सभाएं क्यों करनी पड़ी? गला उनका क्यों बैठ गया? अगर आपने काम किया होता तो जनता आपके फेवर में आपको वोट देती ना। और आपने गुजरात पुलिस को लास्ट के 2 चरण में आपने गुजरात पुलिस को क्यों लगा दिया भाई? वहां आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं था। वो गुजरात की पुलिस वाले का एक बयान था कि आएगा तो योगी ही। तो ये पुलिस वाले को कैसे पता चला भाई? वो बीजेपी का एक ट्रेंड वर्कर था जिसको ट्रेंड कर वहां भेजा गया था। तो काफी सवाल आता है। इनको मैंडेट जनता ने भी दिया है और इनको मैंडेट इनके क्या बोलते हैं, कर्मचारी और ऑफिसर वर्ग ने, पूरा सरकारी तंत्र ने भी दिया, जिसको अपने हाथ में रखा है। इनको मैंडेट कुछ लेवल पर जो स्टार्टिंग में वोट करवा लिए थे कुछ कर्मचारियों के, उन्होंने भी दिया। तो काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ बोलकर वो नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, इनको मैंडेट मिला है तो उनका सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर भारत के अंदर हर आदमी को ये बोल देंगे कि भाई अब तुम यही खाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मांसाहार और शाकाहार पे बात करोगे। तो ये सब चीजों पे इनको देखना होगा। आप जनता की बात करिए, जनता की भलाई की बात करिए। आज देश में काफी ऐसे नौजवान बच्चे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, आप उसकी बात करिए।
जिस चीज के लिए आप सत्ता में आए थे, 2014 में आप देखिए सत्ता में किस नाम पे आए थे। 2019 में आपने पुलवामा हमले की जांच भी नहीं करवाई। 2019 में आपने वो पुलवामा हमले पे पूरा राष्ट्रवाद पे आपने चुनाव लड़ दिया। तो इनके हर चुनावी मुद्दे एक अलग अलग होते, बना के लाते, पूरा सेट होती। ये कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री पूरे 18 घंटा काम करते हैं, मैं तो बोलूंगा 18 घंटे वो चुनाव प्रचार करते हैं और बाकी सब सोने में टाइम निकालते होंगे। तो देखिए इनको एक चीज सोचना होगा, अगर मैं इनसे पूछूं पुलवामा हमले का जांच कहाँ तक पहुंची, अगर पुलवामा हमला होने का रीजन क्या था, वहां के जो ऑफिसर थे उन्होंने एयरलिफ्ट मांगी थी, गृह मंत्रालय को लिखित पत्र भेजा था, ईमेल भेजा था, तो आपने एयरलिफ्ट क्यों नहीं दिया उनको भाई? क्यों आपने 25 बसें दे दी? उसमें से एक बस बुलेट प्रूफ नहीं थी उसमें, जिसमें विस्फोट हुआ था, और उतना 250 किलो आरडीएक्स वहां तक पहुंचा कैसा? आपने वो जांच भी नहीं बताई। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये हर तरह से नाकाम है। सिर्फ ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेंगे, इनके खिलाफ जो आवाज उठाएगा, इनके साथ में जो नहीं रहेगा, उसके पीछे ईडी लगा देंगे, उसके पीछे सीबीआई लगा देंगे और बाकी उनके परिवार के ऊपर जांच के आदेश दे देंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। पहली बार देश में इस तरह का माहौल देखा जा रहा है जहां लोग त्रस्त है और सरकार मस्त है और सरकार के कुछ लोग भी मस्त है। बीच में इनके ही मंत्री रहे नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा बयान दिया था। सोचिए उन्होंने कितने मन से दिल पर पत्थर रखकर बयान दिया होगा। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने इतना अच्छा बयान दिया था कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को और मजबूत होना चाहिए। तो आप समझिए इस बयान का मायने क्या है कि कहीं ना कहीं जो लोग पक्ष में है वो तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं और विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनके मंत्री ने ही कहा है। तो इनसे एक चीज भी आप पूछ लीजिएगा कि इस पे क्या कहेंगे वो। बाकी इधर उधर की बातें करना, और अखंड भारत तो हम भी चाहते हैं ना भाई, क्यों नहीं चाहते हम? आप करिए, पाकिस्तान पर चढ़ाई चलिए, सबसे पहले हम आगे रहेंगे। आप करिए ना। संजय राउत जी ने जो कहा वो बढ़िया कहा है। वो कहावत भी मैंने आपको बताई कि सबर का फल मीठा होता है। तो अभी आज का जमाना ऐसा है कि जितना सबर करोगे फल में कीड़े पड़ जाते, ना आप भी खा पाओगे नहीं हम भी खा पाएंगे। तो संजय राउत ने उस कहावत के आधार पर अगर कहा है तो आप करिए ना। मैं तो बोलता हूँ आप 3 महीने। राधेश्याम उपाध्याय जी बहुत सारे सवाल किए जिनके जवाब आपको देने हैं, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलेंगे मेहमानों के पास। राधेश्याम उपाध्याय जी, भरत प्रजापति ने बहुत सारे सवाल किए हैं आपसे जी। सिलसिलेवार जवाब दे दीजिए। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जो अभी सवाल किए हैं, इन्होंने पहला सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को उत्तर प्रदेश में क्यों इतनी सभाएं करने की जरूरत पड़ी। जब कोई अच्छा कार्य किया है, अच्छी कानून व्यवस्था दी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, तो सभाएं करने में कहां दिक्कत है? राजनीतिक दल को सभा करना कोई अपराध है, गुनाह है, क्या है? समाजवादी पार्टी भी सभा कर रही थी, कांग्रेस दल भी सभा कर रहा था, बसपा से भी जितनी सभाएं होती थी। अब ये क्या है, परिवार की पार्टियां हैं। परिवार की पार्टियों को आजकल कोई लोग पसंद नहीं कर रहे हैं देश में, किसी भी प्रदेश में। चाहे कांग्रेस है, वो भी एक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनके परिवार की पार्टी बन के रह गई। वहां कहीं लोकतंत्र देखने को है नहीं। प्रियंका गांधी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम सभाएं की, बहुत महिलाओं को एकत्रित किया। इस सब के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से मात्र 2 सीट पर चुनाव जीत पाए 403 में से। बहुजन समाज पार्टी ने भी बहुत सारी सभाएं की, बहनी मायावती जी ने, वो मात्र 1 सीट पर ही रह गई। और समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी, उन्होंने तो पूरे देश में माहौल ऐसे बना दिया कि सरकार ही हमारी बन रही है। तो सभाओं की बात करें तो सभाएं सबने की। ममता बनर्जी बंगाल से इनके पक्ष में चुनाव करने के प्रचार करने के लिए आई थी, बनारस में भी प्रचार करने के लिए गई। सभाओं की बातें तो ऐसी है कि सबने ही सभा की, लेकिन कानून व्यवस्था के पक्ष में
और निष्पक्ष कार्यप्रणाली के लिए, रोजगार देने के लिए यूपी में एक उत्तरोत्तर विकास करने के क्रम में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। मैं खुद उस चुनाव का 2 महीने दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक चुनाव का प्रत्यक्षदर्शी था। मेरे को प्रभारी बनाया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आगरा में मैं रहा था। महिलाएं जो ये कहती थी कि हम कभी शाम के 7 बजे के बाद सुरक्षित निकल नहीं सकती थी, जो इस योगी राज में हमने सुरक्षित निकलना महसूस किया, वो ये नहीं पूछ सकता कि बहन जी आप कहां जा रही हैं। ये इतनी सी भी किसी की हिम्मत नहीं थी। पिछले सपा बसपा के राज्यों में खुलेआम शाम को 7 बजे के बाद महिला, पुरुष, युवा, ट्रक, कार सबकी लूटें होती थी। इस प्रकार का निष्पक्ष शासन दिया, लेकिन निष्पक्ष कानून व्यवस्था की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। लेकिन राधेश्याम उपाध्याय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो संघ जो बयान जारी करता है, बीजेपी उसकी क्रियान्विति करती है ज़मीनी स्तर पे, लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि सांप्रदायिक जो हिंसा हो रही है, जो सांप्रदायिक तनाव है, ये कहीं भारत को कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और महिमा मंडित करता है? देखिए, संघ तो एक विशुद्ध सामाजिक संस्था है जो 1925 से देश में काम कर रही है। और संघ, केवल संघ का एक ही उद्देश्य है, हिंदू राज्य की स्थापना करना, हिंदू विचार को भारत में परिपालित करना, प्रतिपादित करना। संघ के लिए कोई भी राजनीतिक दल अपना नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल पराया नहीं है। जो संघ के विचारों से चलने के लिए तैयार होता है, संघ उसी राजनीतिक दल को अपने पास बिठाता है। और जो उसके विचारों के साथ नहीं चलता है, तो संघ उस राजनीतिक दल के लिए कर भी क्या सकता है। तो संघ के बारे में तो लेकिन राधेश्याम जी, अगर इस तरह का ये जो माहौल है ये चलता रहा, तो आपको लगता नहीं है कि दूरियां बढ़ जाएंगी और समाज में, और हम जब देश में ही टूट रहे हैं तो फिर अखंड कैसे होंगे? बचा ही नहीं देश में। माहौल तो जब था, जब लोग झूठे को पुरस्कार लौटा रहे थे, चाहे जहां बम ब्लास्ट होते थे पूरे देश में। आज कहीं आपको बम ब्लास्ट देखने को मिल रहा है पूरे देश में? नहीं, लेकिन ये जो घर जलाए जा रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं हो रहा है। ये तो ऐसे ही सुनियोजित घटनाएं हैं कुछ दिखाने के लिए सरकार के खिलाफ। किसान आंदोलन, कितना बड़ा आंदोलन चलाया, उससे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद? वोट मिल जाना, सरकार मिल जाना, सरकार बन जाना, इस बात की गारंटी है कि लोग बिल्कुल सही है? देखिए, बात ये नहीं है। आप प्रोपेगेंडा करके, बनावटीपन से, दिखावटीपन से झूठे को कोई आंदोलन करते हैं, तो जनता भी उस आंदोलन को समझती है। एक सच्चाई का आंदोलन आप करोगे, जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन सरकार ऐसा कोई गलत कदम कहीं उठा ही नहीं पा रही है। ठीक है। संजीव सालगांवकर जी, देखिए, क्या जिस तरह के हालात हैं उस तरह से कहीं लगता है कि हम अखंड भारत की ओर बढ़ रहे हैं, और संघ जो बयान कहीं देता है तो निश्चित रूप से बीजेपी उसकी क्रियान्विति करती है, तो इसको इसी मायने में समझा जाए? संजीव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? भरत जी, देखिए, जवाब दिया भरत प्रजापति जी। देखिए, राधेश्याम उपाध्याय जी ने जवाब दिया सारी चीज़ों पे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी और संघ अपने एजेंडे पे चल रहा है। बिल्कुल ये आप स्पष्ट है। नहीं, देखिए, उन्होंने जो जवाब दिया, जवाब कहाँ दिया? कोई जवाब ही नहीं दिया। उनके हर जवाब में मुस्लिम विरोधी बात आ रही थी। हर जवाब में उनको हिंदू धर्म की बात आ रही थी। तो इस देश में ये पहले बताए ना, हिंदू कौन नहीं है और हिंदू कौन है। इनका साथ जो देगा, इनके साथ में जो लाठी चलाएगा वो हिंदू है, और इनके साथ में जो खड़ा नहीं रहेगा वो हिंदू नहीं है और देशद्रोही है। ये इनका कहना है।
तो देखिए उत्तर प्रदेश की जैसे अभी बात कर रहे थे, तो इनका एक एजेंडा मैंने पहले ही कहा। 2014 में इन्होंने गुजरात मॉडल सेट किया, 2019 में इन्होंने पुलवामा हमला और राष्ट्रवाद किया, अब ये 2024 में उत्तर प्रदेश को सेट करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से उस मॉडल को सेट किया जाए। बुलडोजर लेके अभी इनसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने कौन से नाम पे वोट नहीं मांगे बताइए ना। लाल टोपी वाले अलर्ट है, फिर दूसरा इन्होंने 80-20 की बात कर ली, फिर इन्होंने मेरा नमक खाया है, बाद में वो बयान इन्होंने बदला कि नहीं 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 मैंने आपका नमक खाया है, ये प्रधानमंत्री के ही शब्द थे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों पे भी बोलेंगे और नितिन गडकरी जी के बयान पे भी बोलेंगे कि नितिन गडकरी जी बीजेपी के एक राष्ट्रीय मंत्री है, राष्ट्रीय लेवल के केंद्रीय मंत्री है, आपके एक अच्छे पुराने बड़े नेता है, तो उनका ये बयान आना कि कांग्रेस को मजबूत होना, तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल होता है ना कि कहीं ना कहीं जो पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो इनकी आपसी लड़ाई से भी तो ये बाहर नहीं आ रहे। लेकिन कांग्रेस भी मजबूत नहीं हो पा रही है ना भरत प्रजापति जी, ये भी एक बात है ना विपक्ष के रूप में। जी मैं भी इसको बताना चाहूँ में आप बताइए कांग्रेस कहाँ नहीं है आज करीबन 750 से 800 विधायक करीबन कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे भारत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं राधेश्याम उपाध्याय जी, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जो संविधान सभा के चेयरमैन थे, जिनके नेतृत्व में भारत का विधान संविधान लिखा गया था, जिसमें भी विपक्ष की अहम भूमिका है। विपक्ष होना चाहिए। तो इसमें कोई केंद्रीय मंत्री ये देता है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, तो कहां गलत है? हम भी कहते हैं विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष कुछ रहा ही नहीं है। राहुल गांधी जहां भाषण देने जाते हैं उनको यही नहीं पता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मैं हिंदूवादियों का विरोधी हूँ, हिंदुत्व का समर्थन करता हूँ और हिंदूवादियों का विरोध करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबका साथ सबका विकास है वो कहीं उसमें अंतर नजर आ रहा है। राधेश्याम जी समय समाप्त हो रहा है। राधेश्याम उपाध्याय जी, संजीव सालगांवकर जी, भरत प्रजापति जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जो सबका साथ सबका विकास है उसमें कहीं ना कहीं जब बीजेपी की विचारधारा को देखा जाता है तो फर्क नजर आता है। अब ऐसे में कैसे अखंड भारत होगा जब कहीं मन टूट रहे हैं पूरे देश में। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।